आज बच्चों हम एक नए वीडियो के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज हम लासा और मासा पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षाओं पर मैंने आप लोगों को जो वीडियो दिए रखे हैं उनके बाद ये लासा मासा के क्वेश्चंस बहुत आते हैं नवोदय की परीक्षा में। तो इस लिहाज से लासा मासा के क्वेश्चनों का हम अधिक से अधिक अभ्यास भी करेंगे और इसमें मैं आपके लासा और मासा में आने वाली सारी समस्याओं को बताऊँगा और उसके कॉन्सेप्ट को भी समझाऊँगा कि ताकि आपको समझ आ जाए कि लासा मासा होता क्या है। आप लोगों को बस निकालना आता है, लेकिन लासा मासा के पीछे की कहानी क्या है उससे भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे लासा मासा हमारा बना है। और आप खुद भी जब एक बार आप इसको जान जाएंगे तो आपको भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। मैं बिंदुवार आपको चीज़ें बताता रहूँगा। पहले हम चर्चा करते हैं लासा मासा से पहले अपवर्तक और अपवर्त क्या होता है। देखिए, तो पहले हम अपवर्तक पर चर्चा करते हैं। अपवर्तक यानी उसको हम गुणनखंड भी कहते हैं। ठीक है। अपवर्तक की परिभाषा देखिए इसमें लिखी हुई है, किसी संख्या को पूरी तरह विभाजित करने वाली संख्याएं उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे अगर मैं 8 के अपवर्तक निकालना चाहूँगा तो 8 के अपवर्तक क्या हो, 8 को जो संख्या 8 को विभाजित करवाएं पूरी तरह से, यानी 8 में 1 का भाग चला जाएगा अपवर्तक होगी, 8 में 2 का भाग चला जाएगा, 2 पूरी तरह से 8 को विभाजित कर देता है, 8 भी 2 8 का अपवर्तक होगा। 3 होगा क्या बच्चों? नहीं, 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 से भाग 8 में नहीं जाता है। भाग जाने के यहाँ मेरा मतलब तात्पर्य है कि भाग जाने के पश्चात शेष 0 आना चाहिए, जो कि इसमें नहीं आ रहा है। 4 होगा हमारा, हाँ 4 होगा, 4 से भाग जाता है 8 में, और 8 स्वयं होगा, कोई 8 से 8 में भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार से कितने गुणनखंड हो गए, अपवर्तक हो गए या गुणनखंड हो गए इसके 4, 1 2 4 8। तो देखिए आप एक चीज़ समझिए, कोई भी जब अपवर्तक होता है तो अपवर्तक परिभाषा क्या है, दूसरी परिभाषा भी दे रखी है, कोई संख्या जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है वो सभी संख्या उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। कोई संख्या है, मान लो 8 है, वो जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाएगी, 8 हमारा 1 से विभाजित हो जाएगी, 8 हमारा 2 से विभाजित हो जाएगी, 8 हमारा 4 से हो जाएगी और 8 हमारा 8 से हो जाएगी। तो ये सब क्या है आपके 1 2 4 8 क्या है, 8 के अपवर्तक हैं या गुणनखंड है। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा कि अपवर्तक क्या है, गुणनखंड क्या है। तो यहाँ समझ में आ गया अपवर्तक। अब देखिए अपवर्तक निकालने के लिए क्या है, जैसे मैं अब बताता हूँ अपवर्तक पे 3 4 इसमें एग्जाम्पल दे भी रखे हैं आपका। जैसे 8 के अपवर्तक दे रखा है इसमें, 8 के अपवर्तक हमारे 1 2 4 8 हो गए। ठीक है। 12 के अपवर्तक मैंने दे रखे हैं, क्या होगा 12, 1 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 3 चौके 12, 4 तीन 12, 6 दूनी 12, अब 12 कम 12 ये होगा। ठीक है। 20 में लेता हूँ, 3 संख्या ले रहा हूँ अभी, 8 12 20, 20 1 से कट जाएगा, 2 दहम 20, 4 पंचे 20, 5 चौको 20, 10 दूनी 20 और 20 से कम 20। तो ये आपके अपवर्तक होंगे। देखिए 8 के हो गए, 1 2 4 8 हो गए, 12 के हो गए 1 2 3 4 6 12 और ये हो गए। अब देखिए अपवर्तक से एक हमारा शब्द बनेगा समान अपवर्तक। क्या होगा हमारा, समापवर्तक कह सकते हैं, समापवर्तक। अपवर्तक अगर अगर मैं पता करूँ समापवर्तक क्या होगा, तो समापवर्तक कुछ नहीं, आपका समान अपवर्तक से ही मिलके बना है आपका। किससे बना, समान अपवर्तक, यानी 8 12 20 में जो समान अपवर्तक हैं वो हम निकालेंगे। तो समापवर्तक इसमें कौन कौन समान है, 1 है, और देखिए 2 2 2 2 भी हमारा दोनों तीनों में है, 4 है क्या, 4 भी हमारा है तीनों में है, 8 नहीं है और इसके बाद है नहीं। तो इसके 1 2 4 हमारे समापवर्तक हो गए, यानी समान अपवर्तक हो गए, किसके, 8 12 और 20 के। तो अगर 8 12 20 के मुझे निकालना समापवर्तक, तो कितने समापवर्तक हो गए, या समान अपवर्तक कह सकते हैं। तो कितने हो गए, 1 2 4 3 है, 1 है आपका, 2 है आपका और 4, ये समापवर्तक हो गए। अब इसमें अगर देखें, मैं एक चीज़ देखना, जो समापवर्तक होता है उस सब में आपका सबसे छोटा समापवर्तक क्या होगा, अगर देखा जाए सब में एक तो रहेगा ही ना, क्योंकि एक से तो भाग हर संख्या में चला जाता है, तो एक तो हमारा हर किसी का गुणनखंड हमेशा रहेगा। देखिए तो एक तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर यहाँ पे मुझे बताना होगा 1 2 4 में, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आया आपका महत्तम समापवर्तक। किस कॉन्सेप्ट आया आपका, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक मतलब इसमें से जो बड़ा,
इसमें से जो बड़ा होगा वो महत्तम समापवर्तक होगा। कौन है सबसे बड़ा? 4 है। तो अगर 8, 12, 20 का मैं मासा बताना चाहूँ जिससे महत्तम समापवर्तक क्या आएगा आपका? 4। देखिए सीधे आ गया यहाँ से आप 4। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि होता क्या है कि हम कोई चीज़, देखिए मैंने आपको बताया अपवर्तक बताया, अपवर्तक से मैंने समापवर्तक में गया, समापवर्तक से मैं आपका महत्तम समापवर्तक में गया। 3 चीज़ें 3 स्टेप में बढ़ा आगे आगे, एक एक स्टेप हम पढ़ते चले गए। पहले मैं आया आपका अपवर्तक, बताया आपको अपवर्तक क्या होता है, उसके बाद बताया मैंने समापवर्तक क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद बताया मैंने महत्तम समापवर्तक क्या है। अब देखिए अगर मैं इसमें कहूँ लघुत्तम समापवर्तक भी तो सर हो सकता है, हाँ हो सकता है लघुत्तम समापवर्तक, लेकिन लघुत्तम समापवर्तक हर बार हमेशा कोई भी निकालोगे तो उसका तो एक ही रहेगा ना। जिसका उत्तर पहले से पता हो उसका उत्तर निकालने की आवश्यकता क्या है? अगर कोई पूछे लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, वो तो एक रहेगा हमेशा। महत्तम बदलता रहता है, इसलिए महत्तम समापवर्तक पे प्रश्न आते हैं, इसलिए उसकी परिभाषा बनी महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम की परिभाषा इसलिए नहीं बनी है। अब देखिए अपवर्तक के गुणों के बारे में देखिए बात कर लीजिए थोड़ा सा कि उसके क्या क्या गुण होते हैं। थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको दिखाई दे। पहला देखिए जो मैंने अभी बताया आपको, पहला गुण क्या है? संख्या एक सभी संख्याओं का अपवर्तक है। अभी बताया मैंने, एक तो सभी में रहेगा, तो संख्या एक है आपका क्या है? आपका सभी संख्याओं का अपवर्तक होती है। अब देखिए मैं दूसरा है सभी संख्याएं खुद का एक अपवर्तक होती है, तो सभी संख्याएं खुद का भी एक अपवर्तक होंगी, ठीक है। अगला है सभी संख्याओं के अपवर्तकों की संख्या सीमित होगी, अपवर्तक भी सीमित होंगे, क्योंकि सबसे अधिकतम जो अपवर्तक होगा सबसे बड़ा वो वह संख्या स्वयं होगी। जैसे मैं अगर 50 का अपवर्तक बताना चाहूँगा तो 50 का सबसे छोटा अपवर्तक क्या होगा आपका? 1 होगा, और सबसे बड़ा अपवर्तक क्या होगा? खुद संख्या 50 होगी हमारी। क्लियर हुआ? तो 1 और 50 इसमें हमें सीधी सी बात है। तो अगला वही पॉइंट है, सभी संख्याओं का पहला अपवर्तक 1 और अंतिम अपवर्तक वह खुद संख्या होती है, वह संख्या खुद होती है, ठीक है। अब अगले पे आते हैं। अगला देखिए किसी संख्या के आधे मान वाले अपवर्तक उस संख्या के बीच में कोई अपवर्तक नहीं होता, यानी आधा मान होगा नहीं, हमेशा पूर्णांक संख्या ही होगी। सभी संख्याओं के अपवर्तक उन संख्याओं के पूर्ण विभाजक होंगे, सीधी बात है। जो अपवर्तक होंगे उन संख्या को पूर्ण विभाजित करेंगे, यानी अपवर्तक क्या है? जैसे 8 का अपवर्तक क्या है आपका? 4 है, तो 4 जो है 8 को पूर्णतः विभाजित करके 4 दूनी 8, शेषफल क्या आएगा हमारा? 0 आएगा। समझ में आया? ये है कहने का तात्पर्य। अब जैसे अगला है सभी संख्याओं के अपवर्तक या तो संख्या छोटे हैं या उनके बराबर होते हैं। जो संख्याएं होंगे, अगर मैं अपवर्तक की बात करूँ तो या तो संख्याओं से छोटे होंगे या तो बराबर होंगे। जैसे अगर मैं 12 के अपवर्तक की बात करता हूँ, ये 20 के अपवर्तक है, तो 20 का अपवर्तक क्या हुआ आपका? 1 है, 2 है, 2 दहा 20, 4 पंचे 20, 5 चौके 20, 10 दहा 20, 20 कम 20। तो सभी संख्याओं का अपवर्तक या तो संख्या छोटे, ये जैसे ये 20 का अपवर्तक है, ये तो इससे छोटा होगा, यानी सीधी बात है 20 से सारे छोटे हैं कि नहीं छोटे यहाँ पे, और ये तो बराबर होगा, 20 20 के बराबर है, तो उससे बड़े नहीं होंगे अपवर्तक आपके 20 से बड़े। जैसे मैं आपसे पूछूं, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए या नवोदय में एग्जाम में आ जाता है ऐसा प्रश्न कि 50 के अपवर्तक निम्नलिखित में से क्या होंगे, 50 के अपवर्तक निम्नलिखित में से क्या होंगे, और आपके पास 4 ऑप्शन दे दे, ठीक है। जैसे प्रश्न है संख्या 50 का अपवर्तक निम्नलिखित में से क्या होगा या क्या नहीं होगा, इस प्रकार से प्रश्न दे सकता है, और 4 ऑप्शन दे देता है 50 के, उसमें एक दे देता है आपका 75, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे देता है आपका 80, तीसरा दे देता है आपका 25, और चौथा दे देता है आपका 100। अब देखिए 50 से तो 100 भी कट रहा है ना, लेकिन हमें 100 से काटना है, 50 का निकालना है, तो 50 से बड़ा तो नहीं होगा ना, तो यानी 75 नहीं होगा हमारा, 80 भी नहीं होगा, 100 भी नहीं होगा, 25 यहाँ से उत्तर हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसके उत्तर की जांच कर सकते हैं। क्लियर हुआ?